Hello students, a very good morning. I am हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th के जोग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 9, जो कि है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है मतलब जो एरिया जहाँ पे ना ज़्यादा बारिश होती है ना ज़्यादा गर्म होता है, मतलब एकदम जो टेम्परेट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो है जहाँ पे ज़्यादा बरसात नहीं होती वहाँ पे ग्रासलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे ग्रासलैंड कैसा होता है, ग्रासेस कैसी होती हैं, वहाँ पे पीपल, वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश कहीं पे होगी तो वहाँ पे तो बड़े बड़े ट्रीज़ उगाएंगे, और तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती ना, थोड़ी कम अमाउंट में बारिश होती है, मतलब नॉर्मली जिसमें सीज़न में जो होता है उस टाइम पे नॉर्मल बारिश होती है, वहाँ पे ग्रासलैंड होती है, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी ग्रासेस उग के आती हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे हम फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं ना, फॉरेस्ट में क्या होता है, मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है, ट्रीज़ है। क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ उगते हैं, ठीक है, पेड़ ही तो उगते हैं फॉरेस्ट में बड़े बड़े, तो मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन फॉरेस्ट में क्या है, ट्री है। सो ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फॉर्म द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। तो ग्रासलैंड में क्या होता है ना, ग्रासलैंड भी ऐसा ही रीज़न है जहाँ पे क्या होता है, ग्रासेस ज़्यादा होती है, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे एक दो पेड़ हो गए बड़े बड़े तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो डोमिनेंट होता है वो ग्रासेस ही होता है। अब जैसे जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा क्या होंगे, ट्रीज़ होंगे, ग्रासेस कहीं पे अगर थोड़ी बहुत होंगी तो होंगी। ऐसे ही जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पर ज़्यादातर क्या होती हैं, ग्रासेस होती हैं, ठीक है। देखिए ग्रासलैंड मेक्स अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। तो जितने भी हमारी अभी टोटल लैंड सरफेस है ना हमारा, उसमें क्या है, ग्रासलैंड क्या है, लाइक क्वार्टर मतलब 1/4 है, ठीक है। तो 25% जो हमारा है लैंड में क्या है, ग्रासलैंड, ग्रासेस प्रेजेंट है। द टाइप्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। अब देखिए चाहे वो फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी कहीं भी रह रहा हो, तो मोस्टली वो क्या किस पे डिपेंड होता है कि वहाँ का क्या क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को देख के रहते हैं ना लोग, या फिर फॉरेस्ट भी इन्हीं सारी चीज़ों को देख के बड़े बड़े पेड़ ग्रो करते हैं। तो ग्रासलैंड भी ऐसा ही होता है, ग्रासेस में भी ऐसा ही होता है, ग्रासेस में भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट में डिपेंड करता है वहाँ के कि क्या बोलते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ ग्रासेस उगती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें बोला है एज क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। क्योंकि जो क्लाइमेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ग्रासलैंड को बनाने में, ठीक है। मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ ग्रासेस उगेंगी। कहीं पे ग्रासेस जो होती हैं थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, कहीं पे छोटे छोटे ग्रासेस होती हैं। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही जो होते हैं ग्रासेस जगह पे उगती हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड एज बेसिस टू डिवाइड द वर्ड ग्रासलैंड। इसीलिए दो मतलब कैटेगरीज में जो है वर्ड की ग्रासलैंड को डिवाइड किया गया है। एक वहाँ पे होती है जो टेम्परेट रीजन में होती है, एक वहाँ पे होती है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, ठीक है। तो हम इसमें टेम्परेट रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कैसी होती है। तो देखिए द पेरीज ये ग्रासलैंड ही है, ठीक है, पेरीज क्या है, ये ग्रासलैंड का नाम है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द पेरीज। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका की, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीज बोलते हैं। ये देखिए ये आपको जो ग्रासलैंड दिख रही है ना, ये क्या है, पेरीज है ये। इट इज़ द रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। मतलब जो पेरीज होती है वहाँ पे, मतलब नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली क्या होता है, फ्लैट लैंड भी होती है और थोड़ी सी स्लोपी भी होती है और हिली लैंड भी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, फ्लैट भी है, फिर यहाँ पे से थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसे लैंड यहाँ पे होती है। For the most part, peris are treeless, but near the low-lying plains, flanking rivers, valley, woodland can be found. अब जैसे कि जो बहुत सारे पार्ट्स में हम देखेंगे जो पेरीज होती है ना, जो ग्रासेस होती है वो ट्रीलेस होती है, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, कोई पेड़ है नहीं है, सारी ग्रासेस हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेरीज जो होती हैं मोस्ट पार्ट में क्या होती हैं, वो ट्रीलेस होती है, वहाँ पे ट्रीज नहीं होती है। लेकिन जो लो लाइंग प्लेन्स है ना, जो थोड़ा नीचे एरिया में प्लेन्स होती है, फ्लैंकिंग रिवर्स होती है वहाँ पे, ठीक है, इस पेरिस के चारों ओर क्या होंगी, रिवर्स होंगी और वुडलैंड्स जो है मिलेंगे, ठीक है।
टॉल ग्रासेस अप टू मीटर हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप, ठीक है। इसमें क्या है, जो ग्रासेस होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए हम इसे सी ऑफ ग्रासेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, चारों तरफ ग्रासेस होती, ये देखिए पूरा ग्रासेस है और इसके चारों तरफ क्या है, इसके किनारे किनारे जो है वहाँ से रिवर फ्लो करती है, इसलिए हम सी ऑफ ग्रासेस भी बोलते हैं इससे, ठीक है। द पेरिस आर बाउंड बाई द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट। अब देखिए पेरिस के वेस्ट साइड में क्या है, माउंटेन्स प्रेजेंट है, और ईस्ट साइड में क्या है, उसकी बहुत ही बड़ी बड़ी लेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप मैप देखोगे नॉर्थ अमेरिका का, तो यू कैन सी दैट द पेरिस कवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पार्ट्स ऑफ द कनाडा। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, उसमें जो कंट्रीज़ आ रही हैं वो है अमेरिका और कनाडा, 2 कंट्रीज़ में आ रही हैं। तो जो पेरिस है वो कहाँ कहाँ, अमेरिका में भी प्रेजेंट है और जो है कनाडा, ठीक है, कनाडा में भी प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है ना, जो पेरिस है यहाँ पे देखिए इस एरिया पे पेरिस जो होंगी आपकी होंगी, क्योंकि देखिए ये रॉकी माउंटेन्स है, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स से भी इसने कवर कर रखा है, और यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे लेक से भी है, ठीक है। इनके बीचों बीच जो है यहाँ पे पेरिस प्रेजेंट है, एक साइड उसकी रॉकी माउंटेन है और एक साइड उसकी लेक्स हैं बड़ी बड़ी। इन द USA द एरिया इज ड्रेन बाई tributaries of Mississippi and the Canadian Paris are drained by the tributaries of Saskatchewan River, ठीक है। जो मतलब कहाँ पे है, जो USA में है, मतलब जो अमेरिका में है, उसके किनारे जो लेक्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे मैंने बताया ना एक साइड वो लेक से भरी हुई है, वहाँ पे क्या है, जो ट्रिब्यूटरीज किसकी, मिसिसिपी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब उसको बहुत छोटी छोटी रिवर जो मिसिसिपी में जाके मिलती हैं वो है। और जो कैनेडियन पेरिस है, जो कनाडा में पेरिस है, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे ट्रिब्यूटरी ऑफ सास्काचेवन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट है। अब देखिए क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं। बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट द क्लाइमेट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप। अब देखिए जो पेरिस होती है ना, हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका है, उसके बीचों बीच जो है ये पेरिस हमारी क्या है, प्रेजेंट है। तो हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, तो जो क्लाइमेट होगा ना यहाँ का जो क्लाइमेट की कंडीशन होगी वो कॉन्टिनेंटल टाइप होगा। कॉन्टिनेंटल टाइप मतलब होता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, और सर्दियों में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, मतलब मॉडरेट नहीं रहेगा, लाइक गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें यही बोल रखा है कि जो समर्स है वहाँ पे लाइक 20 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर चले जाता है, और जो विंटर है वहाँ पे -20 डिग्री तक सेल्सियस चले जाता है, जहाँ पे ये पेरिस जो प्रेजेंट है, ठीक है। ये विंग जो कनाडा है वहाँ पे ये टेम्परेचर नोट किया गया है। इन विंटर्स अ थिंक ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्स दिस, और विंटर में तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है, जो पेरिस है ना यहाँ पे विंटर में बर्फ़ भी पड़ जाती है। द एनुअल रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास। अब जो रेनफॉल होती है यहाँ पे, एनुअल रेनफॉल जो होती है वो मॉडरेट है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि अगर ज़्यादा ही रेनफॉल होगी तो वहाँ पे फॉरेस्ट बड़े बड़े ट्रीज़ उगाएंगे ना, क्योंकि जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पेड़ उगाते हैं बड़े बड़े। तो जो रेनफॉल है वो मॉडरेट है, जो कि ग्रास की ग्रोथ के लिए सही होती है, क्योंकि जो ग्रास होती है ना वो ऐसी ही एरिया में होती है जहाँ पे रेनफॉल मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर, नॉर्थ साउथ में इसका कोई भी बैरियर नहीं है, तो यहाँ पे लोकल विंड चिनूक जो है वो यहाँ पे फ्लो करती है। अब देखिए चिनूक क्या है, देखिए चिनूक इज़ अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर, ठीक है। चिनूक क्या है, एक हॉट विंड है, गर्म हवा है जो कि विंटर में ब्लो करती है। अब देखिए जो पेरिस है उसके नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में तो बता दिया कि बैरियर्स थे, एक तरफ रॉकी माउंटेन था, एक तरफ लेक्स थी, जो भी है, लेकिन नॉर्थ साउथ में उसका कोई भी बैरियर नहीं है विंड को रोकने के लिए। तो चिनूक विंड यहाँ पे फ़्लो करती है। चिनूक विंड क्या है, एक हॉट विंड है जो कि विंटर में फ़्लो करती है, एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो जितने टाइम के लिए वो फ़्लो करेगी उस टाइम के लिए क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा एरिया का बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ रखी है वो बर्फ़ वहाँ पे जो है पिघल जाएगी, और उसके बाद जो अगर बर्फ़ पिघल गई तो ग्रासेस फिर दिखने लगेंगे, क्योंकि जो पेरिस ग्रासेस होती है वो विंटर में वहाँ पे बर्फ़ से ढक जाती हैं। लेकिन जो चिनूक विंड जो है फ़्लो कर रही है वहाँ पे, जो कि हॉट है, ठीक है, गर्म हवा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का थोड़ी देर के लिए विंटर में, जब तक ये हवा चलेगी, और उतने देर में क्या हो जाएगा, जो स्नो पड़ी है वहाँ पे वो क्या होगी, पिघल जाएगी, और फिर गाय भैंस वहाँ पे घास जो है चर सकते हैं। अब देखिए फ्लोरा एंड फौना वहाँ के क्या होते हैं, प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए वहाँ के क्या होते हैं। देखिए
पेरिस इज़ प्रैक्टिकली ट्रीलेस, मतलब ट्रीज़ मतलब जो पेरिस ग्रासलैंड है ना, जहाँ पे पेरिस ग्रासेस होती हैं, वो ट्रीलेस ही होता है, वहाँ पे ज़्यादातर ट्रीज़ नहीं होती है, लाइक 1-2 ट्रीज़ जो है आपको देखने को मिलेंगी। वेयर वाटर इज़ अवेलेबल ट्रीज सच एज विलोस, आल्डर्स एंड पॉपुलर ग्रोस। अब देखिए पेरिस भी जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे पानी मिल रहा है पेरिस में, जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर पानी मिल रहा है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रीज़ ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि विलोस, एल्डर्स हो गया, फिर पॉपुलर हो गया। Places that receive rainfall over 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सॉइल इज़ फर्टाइल। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे क्या हो रही है, रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से, मतलब जो रेनफॉल है ना वो 50 सेंटीमीटर तक आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लैंड होगी, वहाँ की सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी, तो वो वहाँ पे फार्मिंग के लिए भी ईजी है। दो द मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया, जो मेजर क्रॉप है इस एरिया की वो है मेस, और भी जो क्रॉप्स है वो है पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन हो गया, अल्फ़ा, ये सारी चीज़ें ग्रोन की जाती हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब एरियाज़ वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पेयर। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना, वही बताया ना कि जिस एरिया में थोड़ी अगर क्या हो रहा है, बरसात थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे ग्रासेस के साथ ही साथ जो है वहाँ पे ट्रीज़ भी उगाते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन ऐसा एरिया फिर जहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही कम है या फिर होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, तो वहाँ पे पेड़ तो उगते ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ग्रासेस उगती हैं, वो भी शॉर्ट बहुत छोटी छोटी ग्रासेस उगती हैं, और बहुत दूर दूर होती हैं, वो बहुत कम घनी होती है, ठीक है, छोटी छोटी भी होती हैं और दूर दूर भी होती हैं। तो ये एरियाज जो होते हैं वो कैटल रेयरिंग, मतलब भेड़ बकरियों को चराने के लिए ये एरियाज सूटेबल होते हैं। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय द स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज, ठीक है, रेंचेस कैटल जो है यहाँ पे चराए जाते हैं। जो बिसन और द अमेरिकन बफेलो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल, जो अमेरिकन बफेलो है ना वो इस रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है। ये देखिए, अब बिसन, ये इसका दे रखा है, अमेरिकन बफेलो है ये उस मतलब जिस एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल होती है, छोटे छोटे ग्रासेस होती हैं और दूर दूर होती है, वहाँ पे जो है ये चराए जाते हैं। अब देखिए जो ये बिसन है ना, बिसन ये बफेलो है, ये नियरली एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट ख़त्म होने की कगार में ही आ गया था, क्योंकि जो लोग हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा हंटिंग कर रहे थे। तो अब इसको क्या है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर डाल दिया गया है कि इसको अब हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको बचा के रखा गया है, क्योंकि ये ख़त्म होने की ही कगार में है, क्योंकि इसके लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हंटिंग कर दी थी। और जो एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं वो है रैबिट हो गया, कोयोट्स हो गया, गोफर्स हो गया और पैरी डॉग हो गया, यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ के लोगों के बारे में बताया है। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो इस रीजन के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्किंग होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए। सो टू ऑफ द मोस्ट डेवलप, जो 2 मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए और कनाडा, वो इस रीजन में लोकेटेड है। मैंने बताया ना टेम्परेट जहाँ रीजन रहता है, जहाँ पेरिस ग्रासलैंड हो रही है, ठीक है, वो इस रीजन में लोकेटेड है। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कल्टीवेशन के लिए, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और कंबाइन सारे यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे ट्रैक्टर क्या होता है, जिससे हम खेत खोदते हैं ना, जब हमें कोई नई क्रॉप उगानी होती तो पहले सॉइल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, हम उसको खोदते हैं, तो ट्रैक्टर की हेल्प से खेत खोदे जाते हैं। फिर हार्वेस्टर्स की हेल्प से, हार्वेस्ट क्या होता है, उसमें हम सीड जो डालते हैं, ठीक है, वो उसमें डालते हैं, हार्वेस्ट मशीन की हेल्प से होता है, मतलब सारा काम। और कंबाइन मतलब क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है, अ सिंगल मशीन विच कैन कंबाइन द टास्क ऑफ सोइंग, प्लगिंग एंड थ्रेसिंग, दैट इज़ 3 in 1। जो ये मशीन कंबाइन होती है ना, इसमें क्या होता है, एक ही मशीन 3 टास्क मतलब जो है करती है, लाइक वो सोइंग भी करती है, खेत को खोदती भी वही मशीन है, और वहाँ पे क्या है, सीड वीड भी वही मशीन छिड़कती है, और थ्रेशिंग भी वही मशीन करती है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए हम मशीन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ बना दी हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो फूड यहाँ पे होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है। द पेरिस आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीट का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, डेयरी फार्मिंग भी एक अलग मेजर इंडस्ट्रीज़ है, जो यहाँ पे द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड, जो डेयरी बेल्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेट लेक टू अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट, ठीक है, ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट ईस्ट तक जो है डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, जो गाय भैंसों का प्रोडक्ट होता है, जैसे मीट हो गया या दूध हो गया, ठीक है, दही, ये सारी चीज़ें होती हैं।
सो डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। अब देखिए यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी होती है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अच्छा हो रहा है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो गई हैं। और यहाँ पे क्या है, हमें इस एरिया में क्या है, जो ये कनाडा और यूएसए का एरिया बताया ना, यहाँ पे हमें क्या है, लार्ज मिनरल डिपॉजिट भी यहाँ पे मिलता है, जैसे कि कोल और आयरन, ठीक है। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड अ गुड, और यहाँ पे हमें लार्ज मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है, मतलब कोल और आयरन मिल रहा है। और यहाँ पे जो है रोड्स भी अच्छी हैं, रेलवेज़ भी अच्छी हैं, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ईजी से हो जाए मिनरल्स का, किसी भी प्रोडक्ट का, रोडवेज से या फिर रेलवेज से, ठीक है। तो इस वजह से जो ये एरियाज़ है ना, ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज़ भी प्रेजेंट है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को क्या चीज़ चाहिए, पानी, वाटर चाहिए चलने के लिए, पावर चाहिए, सारी चीज़ें हैं, ठीक है यहाँ पे। और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे तो यहाँ पे रोड रेलवेज़ की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और क्या होना चाहिए, मिनरल्स अगल बगल होना चाहिए, जिससे जो है ज़्यादा दूर से लाना ना पड़े, मिनरल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके वजह से ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है। अब देखिए द वेल्ड्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया है। द वेल्ड क्या है ना, द वेल्ड नेम वॉज गिवन बाय द डच सेटलर्स, ठीक है, डच सेटलर्स ने वेल्ड नेम दिया था, उससे पहले जब तक कि साउथ अफ्रीका को ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया था। अब देखिए वेल्ड, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, जो साउथ अफ्रीका, जो अभी ऊपर नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब साउथ अफ्रीका, जो टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका के हैं, जो जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, जो टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका के, तो उन्हें हम पेरीज बोल रहे थे। जो साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसे हम वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। वेल्ड आर रोलिंग प्लेट्यूज विद वेरिंग हाइट, लाइक इसकी 600 मीटर से 1100 मीटर तक है। और इसके चारों तरफ क्या है, डार्किंसबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट, ठीक है। टू इट वेस्ट लाइज, वेस्ट में क्या है, कलहारी डेजर्ट है। और इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, हाई वेल्ड्स जो है आर लोकेटेड दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन लाइक 1600 मीटर से भी ज़्यादा हाइट है इसके कुछ प्लेसेस में, ठीक है। तो इसके बारे में बताया है। अब देखिए वेल्ड के लिए, अब वेल्ड के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। देखिए द वेल्ड हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के वजह से जो यहाँ का क्लाइमेट है वो थोड़ा माइल्ड है, ठीक है। जो विंटर होता है वहाँ पे बहुत ही ठंडा, उस टाइम पे जो होता है ठंडा होता है। जो टेम्परेचर होता है वो बिटवीन 5 सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। जो जुलाई है ना यहाँ पे, ये कोल्डेस्ट मंथ है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो समर्स होते हैं वो शॉर्ट और वार्म होते हैं। और समर में टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री सेल्सियस इन द समर होता है। और जो वेल्स होते हैं ना, वहाँ पे जो रेनफॉल होती है मेनली समर मंथ में होती है, लाइक नवंबर टू फरवरी। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट दैट वॉसेज द शोर ऑफ द वेल्स। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो वार्म ओशन करंट है ना, तो वो वेल्स के शोर पे आ जाती हैं। इफ द रेनफॉल इज स्कैंट इन विंटर मंथ्स, ठीक है, फ्रॉम जून टिल अगस्त, ठीक है। अगर रेनफॉल होगी ही नहीं विंटर मंथ में, जून से अगस्त तक कोई रेनफॉल नहीं होगी, तो वहाँ पर सूखा भी पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ की फ्लोरा और फौना कैसी होती है। जो वेजिटेशन है यहाँ पे बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बरसात उतनी नहीं होती है, तो वेजिटेशन भी यहाँ पे स्पार्स होती है, कम होती है, दूर दूर होती है। और जो ग्रासेस होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर ग्रासेस ही होते हैं। फॉरेस्ट तो यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं, ज़्यादातर ग्रासेस ही यहाँ पे पाए जाते हैं। और रेड ग्रासेस यहाँ पे होती हैं, रेड ग्रासेस लगाई जाती हैं। और हाई वेल्स एकिका एंड मरोला आर सीन टू बी ग्रोइंग। और जो एनिमल्स यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं वो लायन, लेपर्ड्स, चीता और कुद्दू है। अब देखिए यहाँ के लोग बताए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। वेल्स आर नोन फॉर कैटल रियरिंग। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैटल रियरिंग करते हैं, ठीक है, कैटल रियरिंग करते हैं और माइनिंग करते हैं। और जो सॉइल है यहाँ पे, यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल भी नहीं है, ठीक है, इन द वेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। अब यहाँ पे जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं है, क्योंकि ग्रासेस यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे से ग्रो नहीं होती, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो बंजर पड़ रखा है। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल। अब जहाँ पे लैंड फर्टाइल है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जो ठीक है।
ठीक है। जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं वो है मेज़, मतलब उस एरिया में जहाँ पे सॉइल थोड़ी बहुत फर्टाइल है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे जो क्रॉप्स होती है वीट, बेरली, ओट्स, पोटैटो जो है यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। और कैश क्रॉप्स जैसे कि टोबैको, शुगर केन भी यहाँ पे जो है ग्रो की जाती है। और शीप रियरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है भेड़ों को ही चढ़ाते हैं। शीप इज़ ब्रेड मेनली फॉर वूल। शीप क्या है, मेनली हम शीप को क्यों पालते हैं, वूल के लिए पालते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगी, वूल इंडस्ट्रीज़ वेल्स में क्या होता है, वूल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि शीप यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे मेरिनो शीप भी यहाँ पे पॉपुलर स्पीसीज़ है और उसकी जो वूल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है, अच्छी होती है, इसीलिए इन एरियाज़ पे क्या होता है, शीप वूल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होती है। और डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, जैसे कि जो कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन एंड द डेयरी प्रोडक्ट लाइक जैसे कि बटर, चीज़ और इन सब चीज़ों से हमें मिलती हैं, जो कि ठीक है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी यूज़ हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने घर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और क्या करते हैं, बाहर भेज भी देते रहते हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑल्सो। देखिए द वर्ल्ड हैव रिच रिजर्व ऑफ, यहाँ पे क्या है, मिनरल्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हैज़ डेवलप, जब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे उस एरिया में डेवलप हो रखी है जहाँ पे क्या है, कोल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे कोल्स और आयरन प्रेजेंट है वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी की गई है। और देखिए यहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग और मेजर ऑक्यूपेशन, जो यहाँ पे गोल्ड और डायमंड की माइनिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और डायमंड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, तो जो गोल्ड और डायमंड की माइनिंग है वो यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन है इस रीजन में, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग जो है इज़ नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल। जो जोहान्सबर्ग है उसे गोल्ड कैपिटल बोलते हैं वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। और जो किम्बर्ली है वो डायमंड माइंस के लिए फेमस है। माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा गोल्ड और डायमंड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो जो ब्रिटिश ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से आके जो है क्या गोल्ड और डायमंड लेके जाते थे, फिर बाद में क्या है ब्रिटिश लोगों ने यहीं पे आके जो है रहने लगे और ये क्या ब्रिटिश कॉलोनी बन गई क्या साउथ अफ्रीका। द मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप, यहाँ पे मिनरल रिच एरिया है तो यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है। अब देखिए एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। वट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका के हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरीज बोलते हैं। वट आर द कैटल फार्म्स इन नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड। जो कैटल फार्म्स उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैंचेस बोलते हैं। नेम द रिवर दैट ड्रेन्स द वेल्ड। वेल्ड को कौन सी रिवर ड्रेन करती है, ऑरेंज और लिम्पोपो। वैन इज़ द रेनी सीजन इन द वेल्ड। वेल्ड में रेनी सीजन मोस्टली कब होता है, समर मंथ में यहाँ पे रेनी सीजन होता है, लाइक नवंबर टू फेब में। वट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड। मेजर ऑक्यूपेशन क्या होती है, यहाँ पे शीप रियरिंग होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शीप जो है पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए रिवर मिसिसिपी जो बोल रहे हैं कहाँ पर ड्रेन होती है, यूएसए में होती है। डार्केसबर्ग माउंटेन आर वेस्ट ऑफ किसके हैं, वेल्ड्स के हैं। मेरिनो इज़ अ स्पीसीज़ ऑफ, मेरिनो किसकी स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ है यहाँ पे शीप होते हैं, ठीक है। और किम्बर्ली इज़ फेमस फॉर, किम्बर्ली किसके लिए फेमस है, डायमंड के लिए। अब देखिए काउ बॉयज़ हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। काउ बॉयज़ का यहाँ पे पेरिस में थे, ठीक है। गोल्ड यहाँ पे आपको कहाँ, जोहान्सबर्ग में पाए जाते हैं। कुद्दू क्या है, कुद्दू एक एनिमल है। चिनूक क्या है, हॉट विंड है, ठीक है। कोल क्या है आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब यहाँ पे बोले कि हमें पेरिस को हम ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरिस में क्या होता है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वीट प्रोडक्शन। यहाँ पे वीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और इन्होंने टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं लाइक हार्वेस्टर, ट्रैक्टर या फिर कंबाइन, जिससे कि तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से होती है। राइज ऑफ वूल इंडस्ट्रीज़। अब वेल्स में क्या वूल इंडस्ट्रीज़ क्यों इतनी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो वेल्स होता है ना वहाँ पे शीप रियरिंग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोग ऑक्यूपेशन है पीपल का वो शीप रियरिंग है। यहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा शीप रियरिंग होती है। और यहाँ पे जो है ना मतलब शीप की ब्रीड मेरिनो शीप जो है वो यहाँ पे पॉपुलर स्पीसीज़ है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जिसकी जो वूल होती है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म होती है, इसलिए यहाँ पे वूल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है।
तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको टेम्परेट रीजन में जो जो उगने वाली ग्रास लैंड है वहाँ के फ्लोरा फौना हो गया, क्लाइमेट हो गया, और वहाँ पे लोगों के बारे में बताया। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।